Hello everyone, this is Varun Sharma from August IAS. We have started a new initiative, weekly roundup of economic events. Plus, we will be providing sociological insights on current events. Slides are freely available on our Telegram channel. We will be covering prominent newspapers. Now let us start. The first article is from Indian Express. The author is C. Rangarajan, ex-RBI governor. The author says that there has been a discussion on universal basic income in recent years. इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पूरा चैप्टर था रिगार्डिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम. नाउ द ऑथर सेज दैट जो टारगेटेड प्रोग्राम है उनके अंदर प्रॉब्लम रहता है आइडेंटिफिकेशन का. दैट इज देयर विल बी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर. जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, so these people get excluded, while above poverty line who have the documentation or they have the nexus with administration, these people they get included. So there are lot of problems in identification in non-universal programs. Now what are the suggestions by the author? ये कहते हैं जो identification की problem है this can be avoided. Now he gives us 3 proposals. इससे कि मिनिमम बेसिक इनकम फॉर वल्नरेबल कैन बी इंश्योर्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. द फर्स्ट इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव कैश ट्रांसफर टू ऑल विमेन अबव 20 ईयर्स ऑफ एज. 20 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर जितनी भी विमेन है उनको कैश ट्रांसफर दे सकते हैं. द आइडेंटिफाइंग क्राइटेरिया विल बी आधार. नाउ फीमेल पॉपुलेशन कितनी है 20 ईयर से ऊपर, इसके ऊपर मत जाना. दैट नंबर विल नॉट बी इंपॉर्टेंट, ये याद नहीं रहता है अंदर. नाउ द ऑथर सेज ₹4,000 एनुअली विल बी प्रोवाइडेड एज कैश ट्रांसफर, जिसका टोटल कॉस्ट आएगा 0.84% ऑफ जीडीपी. सेकेंडली द ऑथर सेज दैट वी शुड एक्सपैंड द एम्बिट ऑफ नरेगा. नरेगा के अंदर 100 डेज available है as employment in rural areas. Normally only 50 days are taken by individuals. सिर्फ 50 दिन वो लोग काम करते हैं या उनको काम मिलता है, बाकी 100 days लॉ के हिसाब से. Now he says that we should go for 150 days in rural areas under नरेगा. नरेगा के अंदर 100 की बजाय 150 days होने चाहिए. Thirdly, he says that we should have a similar एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन अर्बन एरियाज. एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अर्बन एरियाज में होनी चाहिए वेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसके बाद ऑथर इज सेइंग टोटल कॉस्ट ऑफ नरेगा फॉर प्रोवाइडिंग 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विल बी 1.58% of GDP. Now total cost of 3 proposal will be 2.4% of GDP. इसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो लो रहेगा इन रियलिटी में, क्योंकि ये जो है ये एक थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन है 2.4% ऑफ जीडीपी, बट रियलिटी में खर्चा कम होगा. वो कैसे? बिकॉज नंबर ऑफ डेज विच विल बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स विल बी लेस. क्योंकि नरेगा इज अ डिमांड बेस्ड प्रोग्राम. डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है तो लोगों को अगर अर्बन एरियाज में और कोई काम मिल रहा है तो वो मिनिमम वेज के ऊपर काम क्यों करेंगे, बिकॉज नरेगा प्रोवाइड्स मिनिमम वेज. तो अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में अगर वो लोग किसी और जगह उनको अच्छे रेट पे काम मिल रहा है तो दे विल गो देयर. सो अल्टीमेटली यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कीम विल बी लोअर. देन Secondly, he says that cash transfer में rich classes की जो women है, they will not use the scheme. And if they do, then we can introduce a condition that anyone who is receiving cash transfer, उनको declare करना होगा कि उनकी monthly income is less than 6,000 per month. So automatically they will be out of the scheme. Now यहाँ discuss करने के लिए नरेगा. What is NREGA? NREGA provides legal guarantee for 100 days of employment in rural areas for adult members of rural household. अगर आपने काम मांगा और काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है.
इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल इंक्लूजन, एसेट क्रिएशन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन करती है विद स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप देख लेना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। द सेकेंड आर्टिकल इज फिस्कल रियलिटीज फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फिस्कल आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हियर द ऑथर सेज कि रेवेन्यूज जो है वो कम होते जा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस एज प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी दे हैव कम डाउन। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी। हाउएवर द डायरेक्ट टैक्सेस दे हैव बीन रेजिलिएंट, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में अभी भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में रेवेन्यू जनरेट कम होता जा रहा है। देन मोर ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू यूटिलाइज द टेलीकॉम सेक्टर फॉर रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो इश्यू हुआ था वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइज नहीं कर पा रही रेवेन्यू को, रेवेन्यू आ नहीं रहा है टेलीकॉम सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन इज सीकिंग सब्सिडी, देन फेलियर टू गेट द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम गोइंग। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट होता है व्हेन गवर्नमेंट will sell their stake in public sector unit, मतलब SBI, ONGC वगैरह के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर या अपना स्टेक को सेल करेगी, तो देन इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कब स्टार्ट हुआ? आफ्टर LPG 1991-92 के अंदर कुछ सिलेक्ट PSU डिसइन्वेस्ट करे थे। करेंटली DIPAM इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। यहाँ कुछ टारगेट्स दिए हैं मैंने और ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस। 2018-19 में टारगेट वॉज 80,000 करोड़ एंड अचीवमेंट वॉज 84,000 करोड़। तो टारगेट वॉज अचीव्ड इन 2019-20 द टारगेट वॉज 1,05,000 crore rupees, but we have only achieved 34,000 crore rupees. So government of India has missed the target. That is what this article is trying to say, that this investment program has been a failure. Next, the author says on expenditure side, मतलब खर्चे की साइड पे नए नए स्पेंडिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करें। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि PMJ एंड कैश पेमेंट फॉर फार्मर्स जैसे PM किसान। इससे एक्सपेंडिचर जो है कमिटेड हो गया है, रिजिड हो गया कि इतना खर्चा वी हैव टू डू एवरी ईयर। नाउ गवर्नमेंट डज नॉट हैज मनी, so what is government doing? Government has responded in two ways. Firstly, they have asked for bigger dividends from RBI and PSU. RBI, PSU वगैरह से गवर्नमेंट डिविडेंड मांग रही है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का एक पार्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ओनर है तो गवर्नमेंट उनसे प्रॉफिट का एक पार्ट मांगती है। सेकेंड इज दे हैव इंक्रीज्ड पेट्रोलियम टैक्सेस। ऑथर सेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अभी नहीं है करंटली इंडिया के अंदर, सो दिस इज अ सेंसिबल कोर्स। मतलब पेट्रोल के टैक्स बढ़ाना एज पर द ऑथर इज द रैशनल चॉइस। बट आई थिंक दीज पीपल दे वोंट एग्री। इंडिया दैट इज भारत, ये लोग गाय ले आए हैं पेट्रोल पंप के अंदर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट अस डू सम कॉन्सेप्ट्स। डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इंडिविजुअल जिस पे इम्पोज हुए हैं वो डायरेक्टली पे करता है। फॉर एग्जाम्पल आई पे इनकम टैक्स, वो मुझे पे इम्पोज होता है और मैं ही पे करता हूं अपनी पॉकेट से। इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड देन द मैकडॉनल्ड्स दे चार्ज 100 rupees for the meal. Within that GST is included, but GST is paid by McDonald's to the government. तो यहाँ पे कलेक्शन के लिए जो और पेमेंट के लिए जो एंटिटी है वो अलग होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो अपनी जेब से पे करेगा दैट इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट। सो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज GST. Then adjusted gross revenue. The telecom operators, they have to pay license fee and spectrum charges. That is license fee and spectrum charges. This is the revenue share which they have to give to government. Now ये जो definition है AGR की, इसके ऊपर केस चल रहा है पिछले 10-15 years से। Department of Telecommunications say that AGR
का मतलब है ऑल रेवेन्यूज अर्नड बाय अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। फॉर एग्जांपल वोडाफोन ने जितना भी पैसा बनाया इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम सोर्सेज सच एज एसेट सेल, इवन दैट शुड बी इंक्लूडेड। टेलीकॉम कंपनी कहती हैं एजीआर शुड ओनली इंक्लूड रेवेन्यूज फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जो कॉल वगैरह के चार्जेस हैं सिर्फ वहीं का रेवेन्यू इंक्लूड होना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन its judgment and they have upheld the government's view. So now telecommunication companies, they have to pay AGR as per DOT's definition. So they have to give around 1.4 lakh crore worth of rupees. 1.4 lakh crore rupees देने हैं, जिसमें कि वोडाफोन currently सब्सिडी मांग रहा है, और वोडाफोन is saying that if government of India did not provide any subsidy or any kind of relaxation, then they will go bankrupt. Now next, cost push inflation. What is cost push inflation? See, if I am a manufacturer और मेरे raw materials आते हैं, those raw materials अगर उनका price increase होता है तो ultimately मेरा जो end product है उसका price भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दैट इज व्हेन रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप, देन दिस काइंड ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्लान्स डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। दिस इज एन इवॉल्विंग टॉपिक बिकॉज कोविड के कारण बहुत डिबेट चल रहा है इंडिया में कि पैसा कहां से आएगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, बाहर से पैसा आएगा नहीं, तो पैसा हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो फॉर दैट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग एट मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। व्हाट इज मोनेटाइजिंग द डेफिसिट? आरबीआई डायरेक्टली परचेज करता है गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। मतलब जब गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड, डायरेक्टली आरबीआई खरीद लेगा उसे। जैसे 10,000 करोड़ के अगर गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करे, आरबीआई डायरेक्टली बाई करेगा और नोट्स या करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। नाउ मोनेटाइजिंग डेफिसिट वाज इन प्रैक्टिस टिल 1997, बट इट वाज डिसकंटिन्यूड बाय देन आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन, जिनका कि पहला आर्टिकल। However, currently RBI is indirectly monetizing. Indirectly अभी RBI monetize करता है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी कभार आरबीआई को अपना एटीएम समझ लेती थी। मतलब जितना पैसा चाहिए बटन दबाया पैसा आ गया। दैट इज व्हाई इट वाज डिसकंटिन्यूड। देयर वर अदर रीजंस एज वेल। So now what is indirectly monetizing? For example, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई सेल करेगा एसबीआई को गवर्नमेंट बॉन्ड, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर एसबीआई से वापस खरीद लेगा। तो ऑटोमेटिकली पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, लेकिन यहां पे इनडायरेक्टली खरीद रहा है आरबीआई, डायरेक्टली नहीं। नाउ monetization in this case will be in form of specified targeted instrument। मतलब जैसे कोविड बॉन्ड, जैसे आपने यूरोप में सुना होगा कोरोना बॉन्ड, ऐसे ही हम लोग कोविड बॉन्ड निकालने की सोच रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होंगे, विच विल बी टू सपोर्ट द इकोनॉमी विच इज अंडर सीवियर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ कोविड। दिस हैज बीन डिस्कस्ड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में भी डिस्कशन हुआ है कि बोरो करना पड़ेगा मार्केट से, तभी स्टेट्स को कंपनसेशन मिल पाएगा, बिकॉज कंपनसेशन सेस हैज सीन अ शॉर्टफॉल। हुआ क्या है बेसिकली, व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, देन सेंटर एंड स्टेट्स दे हैड अ पैक्ट दैट स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस होगा वो सेंटर उन्हें देगा एक कंपनसेशन फंड के थ्रू। उसके लिए पैसा कहां से आएगा, एक कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। ये कंपनसेशन सेस जीएसटी के साथ लगाया जाता है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर। नाउ द ऑथर सेज देयर इज नो प्रेसिडेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोरोइंग फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। मतलब अभी तक इंडिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने मार्केट बोरोइंग नहीं की है, हालांकि enter from time to time they borrow from the market. So this was again discussed in GST Council.
Now some concepts which are within this article. See, that is how I will be conducting this particular initiative. That is, you will learn the larger perspective in the editorial or in the piece of news. Then I will be discussing the associated concepts. ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग मनी सप्लाई. इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट. ओपन मार्केट ऑपरेशन वी हैव कवर्ड इन डेप्थ इन आर करंट अफेयर्स लेक्चर, तो वहां से देख लेना. देन जीसेक बॉन्ड, जीसेक और बॉन्ड दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड. It is a long-term borrowing instrument. Capital market मतलब borrowing for 1 year or more. So it is a long-term borrowing instrument. Now, if I invest 100 rupees in a government bond for 5 years, then I will get regular interest payment for 5 years. And after expiry or maturity of 5 years, I will get my 100 rupees or my principal amount back. That is how a government bond works. Now cess. Cess is a tax on tax. इससे जो revenue generate होगा, it can be used for only a specified purpose. Center is not mandated to use this revenue with states. States के साथ share करना mandatory नहीं है. Now what is cess? Let us say an individual goes to McDonald's. The bill is 100 rupees. On 100 rupees, 5 rupee GST is imposed. Now cess will be imposed on the 5 rupee GST, not on 100 rupees. So cess is a tax on tax. Now GST Council, it is a constitutional body headed by Union Finance Minister, plus इसके member हैं Minister of State for Finance एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स. ये बॉडी रिकमेंड करती है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ जीएसटी, मतलब कौन सी आइटम एक्सक्लूड करनी है, कौन से रेट्स वगैरह होने चाहिए टैक्सेशन के, ये सब जीएसटी काउंसिल का जॉब है. देन द ग्रेन माउंटेन, इट इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. नॉर्मली आर्टिकल्स के नीचे 1-2-3 लाइन लिखी होती हैं, वो 2-3 लाइन को देख लिया करो सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज द एसेंस ऑफ आर्टिकल. कभी कभार उससे आइडिया लग जाता है कि ये आर्टिकल हमारे काम का है या नहीं है, या फिर ये ट्रैश है. तो यू कैन मेक अ डिसीजन दैट वेदर टू गो अहेड विद द आर्टिकल और यू वांट टू स्किप दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेन माउंटेन. ग्रेन माउंटेन मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है मार्केट से, उसका एक माउंटेन बनता जा रहा है इस आर्टिकल के हिसाब से. Now the author says rice and wheat stock in government granaries, मतलब FCI के गोदाम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं, वहां पे अराउंड 73 मिलियन टन्स ऑलरेडी ग्रेन्स पड़ा हुआ था एज ऑन April 1. ये था 3.5 टाइम्स द रिजर्व रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बफर स्टॉक मेंटेन करके चलती है जिसका टारगेट है 21 मिलियन टन्स. उसका 3.5 टाइम्स हम लोग के पास आ चुका है अभी. और इसके बाद प्रोक्योरमेंट हुआ है नए व्हीट क्रॉप का जो कि राबी के अंदर ग्रो करा गया था. तो नाउ दैट ग्रेन माउंटेन इज 97 मिलियन टन, मतलब व्हीट और राइस हमारे पास पड़ा है 97 मिलियन टन. ये बफर स्टॉक नॉर्म्स इसलिए होते हैं कि इन केस अगर कोई कॉन्टिजेंसी, कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कोविड हो गया या कहीं फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गया, तो गवर्नमेंट उसके अंदर ये ऑफलोड कर देगी जिससे कि इन्फ्लेशन वगैरह ना हो या फेमाइन वगैरह की सिचुएशन ना बने. Now the author says there is a strong moral and economic case for offloading the excess grain lying with Food Corporation of India. ये कहते हैं moral and economic case है कि इस फूड ग्रेन को फ्री दिया जाए. वो देखते हैं कैसे. The author says that प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऑटोमेटिकली यही कर रही है. 80 करोड़ पीपल विल गेट फ्री फूड ग्रेन्स. तो इसमें अराउंड 32 मिलियन टन फूड ग्रेन फ्री दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ दिस इज अ वाइज डिसीजन एज पर द ऑथर, बिकॉज बफर की अपनी एक कॉस्ट होती है, एक कैरिंग कॉस्ट होती है, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं ऑन एक्सेस स्टॉक्स हेल्ड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इनके हिसाब से 32 मिलियन टन
इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी दैट इज अराउंड 17,000 crore rupees. So when government of India will be giving free food grains, then it will be good for economy, or it will be making a good economic case. Then what are the issues as per the article? Now the author says that the problem is the open-ended procurement based on MSP for paddy and wheat. होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैडी एंड व्हीट, एंड जो बाय करते हैं उसका रेट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP. एज पर द ऑथर दिस इज फाइनेंशियली एंड एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल. वाई फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल? बिकॉज बफर की कैरिंग कॉस्ट होती है, प्लस यहाँ पे ग्रेन वगैरह जो है वो रॉट कर जाते हैं, प्लस देन देर इज डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली लॉस होता है. And environmentally, Indian agriculture में we are not growing crops in sync with the agroclimatic zones. मतलब फॉर एग्जाम्पल यूपी, पंजाब, हरियाणा ये सेमी एरिड जोन है, बट यहाँ पे हम राइस ग्रो कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा, राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बट दिस इज बीइंग ग्रोन इन सेमी एरिड जोन. तो ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है. Now, what is the way forward? As per the author, way forward है that sufficient stocks of all essential foodstuffs should be maintained to deal with contingency. ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सेंस में कि सिर्फ फोकस करने पे पैडी और व्हीट के, we should also procure other food crops. होता क्या इंडियन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है MSP बहुत सी क्रॉप्स के लिए डी ज्यूरे, बट डी फैक्टो जो प्रोक्योरमेंट है वो पैडी एंड व्हीट का है. पल्सिस वगैरह का प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत नेम सेक होता है, मतलब नाम के लिए. नाउ द कॉन्सेप्ट MSP. व्हाट इज MSP? MSP इज द रेट एट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बाय ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स डायरेक्टली. इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है, और ये जो हम PDS वगैरह होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट होती है वो इसी के थ्रू होती है. नाउ MSP सेट कैसे होता है इंडिया में? CACP एक बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि ये प्राइस होना चाहिए, ये MSP होना चाहिए, बट अल्टीमेटली द फाइनल डिसीजन इज बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. So if a question is there that who recommends MSP, then the answer is CACP, but who ultimately decides, then it will be CCEA. Now what is CACP? CACP जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक लॉ के थ्रू स्टैब्लिश करी गई है, एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. नाउ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना फ्रॉम द हिंदू. चाइना को लेके कोई भी न्यूज हो, दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट सिनेरियो बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना राइवलरी और स्टैंड ऑफ विच वी हैव. तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट विद चाइना जो है वो कम हो गया है टू 48.66. ये नंबर गेम में मत जाना, अगर याद भी करना हो तो लास्ट ईयर का जैसे 48.66 है ये याद कर लेना. ठीक, अगेन पीटी में ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि GDP स्टेडीली इंक्रीजिंग, करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेडीली इंक्रीजिंग, ट्रेड डेफिसिट स्टेडीली इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे क्या ट्रेंड है? 63 बिलियन 2017-18 में, 53.56 बिलियन 2018-19 में, 48 बिलियन 2019-20 में. तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो श्रिंक होता जा रहा है या कम होता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर. इसका कॉज क्या है? डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना. यहां पे एक ग्राफ डाल दिया है मैंने. इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ अदर फैक्ट्स. सी, अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने अमेंड करे थे FDI norms, that is any foreign investor, that is company or an individual who is investing from a company, from a country who has land border within India, then they have to come through government approval route. अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आ रहा है और उसकी कंट्री का लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है या शेयर होता है, तो देन दे हैव टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, नॉट ऑटोमेटिक रूट. याद रखना, दिस इज फॉर एनी सेक्टर, मतलब किसी भी सेक्टर के अंदर. ये हुआ क्यों है?
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना स्टेक बढ़ाया था HDFC के अंदर। वो कितना बढ़ाया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हुआ क्या है, स्टॉक मार्केट्स दे आर क्रैशिंग, सो शेयर जो पहले 100 रुपये का था वो 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का हो गया है। तो इसके अंदर कंपनीज को एक्वायर करना वो बहुत ईजी हो गया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये रूल लेके आई है, क्योंकि चाइना को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं बाकी सारी गवर्नमेंट भी सस्पिशियस हैं कि दैट इज दे हैव मनी एंड दे विल बाय आर कंपनीज वेरी चीपली एंड इन अ रॉन्ग मैनर। नाउ इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ 7 नेबरिंग कंट्रीज। अब ये कंट्रियों के जो नाम हैं ये वैसे याद नहीं होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि आपको बहुत सारी कंट्रीज के नाम याद करने होंगे, कोई किसी लेक के आसपास होगी, कोई किसी रिवर कहीं से जाती होगी, तो इनके एक शॉर्ट फॉर्म्स बना लिया करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया पैक MBNB, तो इस तरीके से अपने शॉर्ट फॉर्म्स बना लिया करो। नाउ द कॉन्सेप्ट ट्रेड डेफिसिट। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? When imports are greater than exports, then the country will have a trade deficit. For example, import थे 100 rupees and export थे 80 rupees, तो trade deficit होगा 20 rupees. Now foreign portfolio investment. What is FPI? FPI is when a foreign investor buys financial asset in some other country, but they don't intend or they don't want to influence the business or the management in any manner. They just want returns on the financial instrument, and once they achieve their return then they go back to their country. That is why it is known as hot money. ये बहुत जल्दी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर लिया 100 रुपीज़ का, वो मेरा टारगेट था 10% या 20% रिटर्न, वो 3 वीक के बाद 20% रिटर्न दे गया, जो कि आजकल वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट तो होता जा रहा है, तो मुझे उसमें रिटर्न अचीव हो गया और मैं स्ट्रेट अवे बेच के वो अपनी कंट्री वापस चला गया। सो हॉट मनी, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ वॉलेटाइल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। So what is foreign direct investment? When a foreign investor will acquire ownership or control ऑफ अनदर कंपनी और बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। मतलब बाहर से कोई इन्वेस्टर आया है, वो यहाँ पे कंपनी खरीद रहा है या बिजनेस इंटरेस्ट खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने एक्वायर करा था फ्लिपकार्ट को। ये होता है आपने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद लिया, या फिर यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑल टुगेदर। फॉर एग्जांपल किया मोटर्स आई है रिसेंटली इंडिया के अंदर, तो ये है आपका नया बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा। ये एक फैक्ट है। इन 2019 इंडिया अमंग टॉप 10 रिसीवर्स ऑफ FDI। इंडिया जो है टॉप 10 FDI रिसीवर्स के अंदर था, अराउंड 49 बिलियन इनफ्लोस। ये देखना हो फैक्ट तो यू कैन हैव अ लुक। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रूट्स। नाउ ऑटोमेटिक रूट। व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट? अंडर दिस रूट द इन्वेस्टर विल नॉट रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI से उसे पूछना नहीं पड़ेगा, अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। दे जस्ट नीड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। उनको इंटीमेट करना पड़ता है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। FDI अप्रूवल रूट। FDI अप्रूवल रूट होता है यू हैव टू हैव प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर एजेंसी। यहाँ पे एप्लीकेशन डाली जाती है थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। देन उसके बाद ये जाता है DPIIT के पास। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो उसे आगे देता है किसी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को। अगर बड़ा FDI आ रहा है दैट इज एक्सीडिंग 50 बिलियन रुपीज, देन इट इज डेल्ट बाई कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो डील करती है अगर बिग टिकट FDI हो रहा है इंडिया के अंदर तो। नेक्स्ट, ये करंट अकाउंट का एक आर्टिकल आया द हिंदू से। करंट अकाउंट हमारा नॉर्मली डेफिसिट में रहता है, लेकिन अभी करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर आ गया, तो दैट इज व्हाई इट विल बिकम इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी एनॉमली है या जो भी ट्रेंड को तोड़ के चीज़ आगे निकलती है या डेविएट करती है ट्रेंड से, वो चीज़ थोड़ी UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हेयर वी हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस। डेटा के ऊपर मत जाना। फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर में जनवरी मार्च क्वार्टर में हमारा डेफिसिट था करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन अभी जनवरी टू मार्च क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। सरप्लस मतलब मोर एक्सपोर्ट्स लेस इम्पोर्ट, डेफिसिट मतलब मोर इम्पोर्ट लेस एक्सपोर्ट। तो अगेन ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन के लिए रेडी कि ऑटोमेटिकली
करंट अकाउंट डेफिसिट चले जा रहा था ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो ऑटोमेटिकली अब वो करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर चला गया है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज फॉर करंट अकाउंट सरप्लस? नंबर वन, लोअर ट्रेड डेफिसिट, ये प्राइम रीजन है। मतलब हमारे जो इंपोर्ट वगैरह हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया, इसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस है। साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन इनविजिबल रिसीट। इनविजिबल रिसीट मतलब जो सर्विस सेक्टर या सर्विसेज वगैरह को लेके जो रिसीट्स आती हैं, जैसे कि बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर, बैंकिंग, मेडिकल टूरिज्म वगैरह, ये सब की रिसीट्स बढ़ गई हैं। एक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली स्टूडेंट्स वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हेन इंडियन टूरिस्ट गोज अब्रॉड इट विल बी अ सर्विस इंपोर्ट फॉर अस, व्हेन अ फॉरेनर कम्स टू ताज महल इट विल बी अ सर्विस एक्सपोर्ट फॉर अस। नाउ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहाँ फैक्ट बेस्ड थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, लेकिन यहाँ ट्रेड डेफिसिट का मतलब है गुड्स के अंदर ट्रेड। आरबीआई की वेबसाइट बोलती है इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट। एनसीईआरटी जो 12th का मैक्रो है वो लैंग्वेज यूज करता है ट्रेड बैलेंस मींस ट्रेड इन गुड्स, तो यहाँ सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। नॉर्मली जो इन्वेस्टोपीडिया वगैरह जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज डाल रही हैं। तो इफ यू वांट टू गो विद एनसीईआरटी यू कैन गो विद एनसीईआरटी, इफ यू वांट टू गो विद आरबीआई यू कैन गो विद आरबीआई, इफ यू वांट टू चूज इन्वेस्टोपीडिया यू कैन गो विद देम। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, इट इज अप टू यू। नाउ इनविजिबल ट्रेड, व्हाट इज इनविजिबल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच इंक्लूड्स इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जो दिखता नहीं है, दैट इज ट्रेड इन सर्विसेज। यहाँ करंट अकाउंट का एक आपको नॉर्मल एक ओवरव्यू दे देता हूँ। करंट अकाउंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर अपने अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका ट्रेड अकाउंट बैलेंस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इन दोनों को जब हम समेशन करते हैं तो रिजल्ट आता है ट्रेड अकाउंट बैलेंस। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस होगा। देन करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड अकाउंट बैलेंस प्लस ट्रेड इन इनविजिबल, बाकी इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स वगैरह, यूनिलैटरल रिसीट मतलब आपके जो ग्रांट वगैरह आते हैं वो सब मिला के जो आएगा वो एंड में करंट अकाउंट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। ट्रेड अकाउंट बैलेंस जो है सब पार्ट है करंट अकाउंट बैलेंस का। नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव 75 मिलियन। ये लाइव मिंट का आर्टिकल है, एमएसएमई के लिए एक एड दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम कि आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, दैट इज एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम वाज इन न्यूज रिसेंटली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। नीचे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन होगी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें से आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। नाउ why is there this program? To address the immediate liquidity needs. immediate liquidity needs के लिए ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट करा है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि एमएसएमई के साथ क्या हुआ है, बेसिकली शटडाउन की वजह से, कोविड की वजह से इनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, सप्लाई चेन पूरा का पूरा डिसरप्ट हो गया है, कस्टमर लॉस हुआ है, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यूज जो है वो आ नहीं रहे हैं। तो नाउ इफ देयर इज नो मनी देन दे विल हैव टू फाइल फॉर बैंकरप्सी, और अगर बैंकरप्सी हुई तो ऑटोमेटिकली लॉस होगा इकोनॉमी का, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्लस बैंक्स के एनपीए होंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ हेल्प करने की कोशिश करी है। ना एमएसएमई भी कुछ डेटा, 30% ऑफ इंडिया जीडीपी प्लस 40% ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इट इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो ये डेटा अगर चाहिए हो तो ये याद करा करो, बजाय कि ये याद करने के 20 मिलियन जो है वो 20 से ऊपर कितनी विमेन है इंडिया में, जो कि फर्स्ट आर्टिकल के अंदर। एनीवेज, नेक्स्ट एक पासिंग थॉट है कि नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 के अंदर, आईआर के अंदर या पेपर 3 के अंदर कि कंपैरेटिव एनालिसिस करो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, सच एज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड द न्यू इमर्जिंग एंटिटी सच एज एनडीबी और एआईबी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है वेयर वर्ल्ड बैंक हैज लेंट अस 5 बिलियन
डॉलर्स टू इंडिया। ये हाईएस्ट है पिछली डेकेड का, और 2.75 तो इसने अभी हमें कोविड के लिए ही दिया है। सो दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट, तो ये आंसर वगैरह में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक स्कीम आई है एमएसएमई के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये बिगेस्ट कंपोनेंट है ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, 3 लाख करोड़ का कंपोनेंट है। कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्कीम? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मोटिवेट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू लेंड टू एमएसएमई। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है एसबीआई को, फॉर एग्जांपल एसबीआई को, जैसे एक एमएसएमई यहाँ पे दिल्ली में चेन है हल्दीराम करके, फूड का आउटलेट है, तो हल्दीराम को पैसे चाहिए, तो एसबीआई विल लेंड टू हल्दीराम, एंड इफ हल्दीराम इज अनेबल टू रीपे द लोन देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे एसबीआई। तो 100% गारंटी दे रही है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, एमएसएमई जिनको अभी पैसा नहीं पहुंच रहा है वो पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एमएसएमई की डेफिनेशन वगैरह चेंज करी है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सी, एमएसएमई आर क्लासिफाइड अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। पहले क्राइटेरिया था सिर्फ इन्वेस्टमेंट, अब एडिशनल क्राइटेरिया आ गया टर्नओवर। सो नया क्राइटेरिया होगा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। पहले मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की जो टर्नओवर थी उनको अलग अलग देखा जाता था, लेकिन अब दोनों को क्लब कर दिया। अब डेफिनेशन क्यों मैटर करती है, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। सी, टेक्निकली स्पीकिंग एमएसएमई ऑफ चाइना एंड जापान, they are much bigger in size than Indian MSMEs. Indian MSMEs they have benefits which are linked to the size. मतलब अगर ये माइक्रो से स्मॉल में चला गया या मीडियम में चला गया तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो दैट इज वाई दे डोंट वांट टू ग्रो। यहाँ पे दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव चेंज द डेफिनेशन। तो ये लोग ग्रो करें, ये लोग ग्रो करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, many benefits। यहाँ पे मैंने आपको डेटा दे दिया, अगर किसी को स्कैन करना हो कि ऑटोमेटिकली कि किस तरीके से कितना कितना इन्वेस्ट करना है या तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें घुस के मत पढ़ना। अगर याद नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्कैन कर लेना। यू शुड हैव बेसिक आइडिया। ये यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड करा है ताकि आप लोग बाहर ना देखने जाओ यहाँ वहाँ। मेरा आइडिया ये है इस इनिशिएटिव के पीछे कि आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हेयर ओनली। नहीं तो क्या होगा, एक चीज कहीं से पढ़ते हैं, एक चीज कहीं से पढ़ते हैं, बाद में रिवीजन नहीं हो पाता। एनीवेज, नाउ मूविंग ऑन टू द सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। इकोनॉमिक पार्ट इज ओवर। इफ एनीबडी who has sociology as optional, they can stay, otherwise economics is over for this lecture. RTI stimulus for private tuition, ये लाइव मिंट का आर्टिकल है। बेसिकली इसको मैंने लिंक करा है फंक्शनल पर्सपेक्टिव से। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कहता है एनीथिंग which is functional has positive consequence for society, that is they will enhance the integration or stability in society. Now what is dysfunctional? Dysfunctional item will be which has negative consequences for society, that is they will reduce integration, they will reduce stability in society. Basically हर चीज के कुछ फंक्शन कुछ डिसफंक्शन होते हैं। Now here, right to education is a very good initiative of Government of India. It provides free and compulsory education to children till class 8. But there is a new study conducted by a US body. अब ये US body के नाम में मत जाना. We can write in our paper that research indicates. बस इतना करके आगे बढ़ जाना. Now this study is saying that because of right to education, children are going to प्राइवेट ट्यूशन। मतलब प्राइवेट ट्यूशन का जो बिजनेस है वो बूम कर रहा है, मतलब कोचिंग वगैरह वालों का बिजनेस बूम कर रहा है। नाउ व्हाई दैट इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन राइट टू एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसके लिए आपने एसर वगैरह के सर्वे देखे होंगे, प्रथम वगैरह के सर्वे देखे होंगे कि लर्निंग आउटकम्स वगैरह जो हैं वो बहुत बेकार है हमारे। तो नाउ हेयर क्या हो रहा है, दे गेट पुअर क्वालिटी एजुकेशन, so they are sending their kids to tuitions. Now try to link it with society or social issue. See, tuition, who will be going to tuition? Middle class kid, and a Narega worker's kid won't be able to go to tuition. So the middle class kid will get good education,
quality education, then they will get a job. While the Narega workers kid who will be relying only on right to education, they won't have quality education, thus they won't get a good paying job. So क्या होगा ऑटोमेटिकली, मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो मिडिल क्लास एंटर करेगा दोबारा, जो लोअर क्लास का बच्चा है वो लोअर क्लास में ही रह जाएगा. तो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर or the existing class structure of society, it will get reinforced. So that is the dysfunctional consequence of right to education. ये reinforce करेगा existing socio-economic inequality को. नॉर्मली पेपर 2 के अंदर जो है क्वेश्चन आते हैं कि डू सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ राइट टू एजुकेशन, नरेगा एक्सेट्रा, तो तब मटेरियल वगैरह नहीं होता है, उसमें पेपर 1 का नॉलेज यूज करना होता है आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाने के लिए. नेक्स्ट, ये एक ऐसे ही पासिंग थॉट है. आई वॉज गोइंग थ्रू लाइवमेंट, सो ये एक हेडिंग पढ़ा था, स्मॉल बिजनेस अंडर प्रेशर टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी. एक कोई सर्वे हुआ, उसने बोला है कि कोविड की वजह से जो है स्मॉल बिजनेस मतलब एमएसएमई वगैरह है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं. तो ये एक तरीके से एक फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस है कोविड का, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एमिंग फॉर डिजिटलाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नाउ इफ दीज पीपल गो फॉर डिजिटलाइजेशन, देन दिस इज a positive consequence for Indian society और Indian economy. यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडलाइन यूज करी है, डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने आर्टिकल अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है, मैंने उसको सिर्फ सोशियोलॉजिकली एनालाइज करा है. देन होता क्या है, कभी कभार पेपर के अंदर जाके एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं. वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वहां पे जाके सॉल्व नहीं होते हैं, उनके लिए पूरे साल ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है. तो यहाँ पे अगर और कुछ देखूं मैं, व्हाट आर द पॉजिटिव और फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड. फॉर एग्जांपल, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली इज गेटिंग अपग्रेडेड, इंडिया में भी और बाहर भी. नाउ पीपल आर पेइंग अटेंशन टू पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना शुरू हो गया, प्लस फैमिली कोहेसिवनेस, बिकॉज लॉकडाउन है, सब लोग घर बैठे हुए हैं, तो फैमिली की जो इंटीग्रेशन है, फैमिली की जो कोहेसिवनेस है वो बढ़ती जा रही है. नेक्स्ट इज इट फेयर टू आस्क कॉस्मेटिक्स कंपनीज टू विड्रॉ फेयरनेस प्रोडक्ट. अगेन लाइवमेंट, ये बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन या जो ऐसी कंपनीज हैं, दे हैव दीज प्रोडक्ट्स फेयर एंड हैंडसम, वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग क्रीम वगैरह, उन सबको विड्रॉ करा जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल डिबेट ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड विच रीइग्नाइटेड द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट. नाउ अब इसको सोशियोलॉजिकली एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज इन एसेंस ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट. इट इज अ न्यू सोशल मूवमेंट. What are old social movement? Old social movement, they revolve around labor issue. New social movement, on the other hand, they revolve around mainly quality of life, such as environmentalism, feminism, LGBT, then black rights, etc., etc. So new social movement here, it can lead to social change. For example, the value system of society might go through a change. For example, equality will increase, or equality might get redefined. Racism will be negated because of this Black Lives Matter movement. Then इसी limited context को, limited content को you can also spin for civil society. मतलब सेम ही आर्टिकल है, इसको सिविल सोसाइटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल, हु इज ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कौन है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. तो दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज बिकॉज अल्टीमेटली दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट racial discrimination. So if the discrimination goes down, then there will be social change. पहले ऐसे ही हुआ था यूपी, ये सोशियोलॉजी के पेपर के अंदर मी टू मूवमेंट हुआ था विमेन का एक, दैट वाज अगेन न्यू सोशल मूवमेंट. उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था सोशियोलॉजी के अंदर. So the reason I am putting these articles in this particular initiative is that you should try to anticipate questions and essays. उससे बहुत हेल्प मिलेगी अगर हम लोग एंटिसिपेट करके जाएंगे अंदर और ब्रेनस्टॉर्म पहले ही कर लेंगे पूरे साल, बजाय कि अंदर वो 3 घंटे के अंदर हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करें. एनीवेज, so the slides are freely available on our Telegram channel. Thanks for watching.